हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे एक टॉपिक जिसपे कुछ 1 2 3 क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जनरल जानकारी जो है वो होनी चाहिए, और उसी को मैं आपको नोट्स के माध्यम से आज पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं घटना चक्र से, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न पूछे गए वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं घटना चक्र से। नेक्स्ट है जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है ये सबने देखा होगा। कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुई। तो जो भी सिस्टम होता है उसमें एक ये डिवाइस होती है जिसमें कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, कुछ कोडिंग होती है जिसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं, और जिससे कंप्यूटर हमारा चलता है, या फिर हम लोग कंप्यूटर से अपने कहे अनुसार कोई टास्क कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम अगर आपको कंप्यूटर से करवाना है तो कंप्यूटर की कुछ भाषा होती है, जैसे कि C++ आता है, फोर्ट्रैन आता है, पाइथन आता है। ये सभी क्या है, ये कंप्यूटर की भाषा होती है। ठीक है, बता दे रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें C या C++, इसके साथ ही फोर्ट्रैन आता है, या फिर आप लेटेस्ट लैंग्वेज कह सकते हैं पाइथन है, पाइथन, और भी लैंग्वेजेस होती हैं। ये सभी भाषाएं जो है ये कोडिंग के माध्यम से कंप्यूटर को समझ में आती हैं। ठीक है, और उसके साथ ही कंप्यूटर जो आपके द्वारा दिया हुआ जो भी एक ऑर्डर है वो कंप्यूटर पूरा करता है। कुछ वर्ड्स हैं जो हमें समझना है, जैसे कि डेटा क्या होता है। तो डेटा या फिर डाटा कहा जाए तो ये कुछ कलेक्टेड रिपोर्ट्स होती हैं जिनको एनालाइज किया जाता है ग्राफ के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, या फिर कुछ एनालिसिस टूल वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है ये हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद कुछ फॉर्मेट हमको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन भी ऐसी कुछ टेक्निकल डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इसके बाद आता है बिट। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिट जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है इन द कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो भी जानकारी भरी जाती है वो बिट के मतलब उसकी जो मेमोरी होती है वो बिट के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो बिट एक सिंगल बाइनरी वैल्यू होती है, 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, और इसी के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा जो है वो फीड किया जाता है। ठीक है, बिट से बड़ी यूनिट होती है बाइट, और बाइट जो होता है वो मेमोरी साइज होता है। ठीक है, तो बाइट जो होता है ये मेमोरी साइज होता है। ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स या बिट्स को, 8 बिट्स को बाइट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 8 बिट्स को बाइट कहा जाता है, बाइट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेवलपमेंट कैसे हुआ कंप्यूटर का इंडिया में। इंडिया की अगर बात की जाए तो कैसे डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर का। सबसे पहले आता है HEC2M, यानी इसकी फुल फॉर्म है होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पहले ये हुआ करता था 1940 के आसपास, और इंडिया की बात की जाए तो 1965 में, सॉरी 1956 में इंडिया में शुरू हुआ था इसका इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये इंग्लैंड में एक डिज़ाइन बनाई गई थी HEC2M, और ये इंडिया में इसको इंस्टॉल किया गया था, और सबसे पहली बार इसको लगाया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एट कलकत्ता, कोलकाता में जो ISI इंस्टीट्यूट है यहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर था जिसको डेवलप किया गया था इंडिया में बाय द टाटा इंस्टीट्यूट, और मुंबई में है ये। 1960 में पहली बार इसको कमीशन किया गया था। उसके बाद आता है परम। परम जो है ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि CDAC के द्वारा डेवलप किया गया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा 1991 में इसको डेवलप किया गया था, परम नाम का कंप्यूटर। इसी सीरीज़ में परम शिवाय नाम का कंप्यूटर जो है IIT BHU के लोगों के द्वारा डेवलप किया गया। इसके बाद परम शक्ति डेवलप किया गया IIT खड़गपुर के द्वारा। फिर परम ब्रह्म जो है वो डेवलप किया गया आइशर जो यूनिवर्सिटी है पुणे में। उसके बाद परम सिद्धि
सीडैक पुणे में डेवलप किया गया। ये सभी क्या है, ये परम सीरीज़ के कंप्यूटर्स हैं जो कि लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन के कंप्यूटर्स हैं। और अभी भी ये जो परम सीरीज़ है ये चली आ रही है, ठीक है। तो परम शिवाय IIT BHU के द्वारा, परम शक्ति IIT खड़गपुर के द्वारा, परम ब्रह्म जो है वो आईशर पुणे के द्वारा, और परम सिद्धि जो है सीडैक पुणे के द्वारा। फिर अगर हम लोग वर्गीकृत करते हैं कंप्यूटर्स को, क्लासिफिकेशन की जाती है, तो साइज़ और फंक्शन के बेसिस में हम लोग 4 कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है हमारा मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए तो काफ़ी छोटा होता है, छोटे साइज़ का होता है, सस्ता होता है, छोटी साइज़ का सस्ता भी होता है, छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है और CPU होता है इसमें, ठीक है। इसके साथ ही कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ साथ आपको कीबोर्ड, स्क्रीन और कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें जो कैटेगरीज आती है उसमें आता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, घरों में जो यूज़ होता है, फिर लैपटॉप, नोटबुक होता है एक, ठीक है, नोटबुक। इसके साथ ही जो टैबलेट्स होते हैं, और कुछ क्रोमबुक करके भी आता है जिसमें सिर्फ इंटरनेट की चीज़ें चलती है, तो क्रोम वगैरह जो चलता है वो क्रोमबुक या नोटबुक, इस तरह की चीज़ें। ये सब क्या है, ये सब आपके जो घर में यूज़ होने वाले माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ठीक है। ये छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर्स, जो कि माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मतलब छोटा कंप्यूटर और उससे बड़े कंप्यूटर के बीच का पार्ट है। तो ये मीडियम लेवल के कंप्यूटर्स आते हैं, मिनी कंप्यूटर्स कहा जाता है। ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वो मतलब ऑफिशियल पर्पस से यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें डेटाबेस हैंडलिंग वगैरह जो होती है या मैनेजमेंट इसका अच्छा माना जाता है। और ये छोटे से बड़े लेवल तक के साइज़ को डेटा को कलेक्ट कर सकता है। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बड़े लेवल का काम होता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ है जिससे कनेक्टेड छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, और सभी जो ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं, तो इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। बल्क डेटा प्रोसेस करता है, बहुत बड़े लेवल का डेटा जो है वो स्टोर करता है। साथ ही बड़े लेवल के इसमें इंडस्ट्री लेवल के जो काम होते हैं, कंज्यूमर का स्टैटिस्टिक्स होता है, कंज्यूमर का जो डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है, रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, साथ ही ट्रांजैक्शन किया जाता है, ठीक है। तो जो बैंक वगैरह में, बैंक में आपने देखा होगा जिस तरह के कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। मतलब अच्छे ऑफिस में, बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे जहाँ पे यूज़ होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाता है। फिर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है ये हाई लेवल परफॉर्मेंस का कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशनल पर सेकेंड्स, ठीक है। फ्लॉप्स के टर्म्स में इसकी स्पीड जो है वो निकाली जाती है, तो स्पीड हम लोग फ्लॉप्स के टर्म्स में बताते हैं, ठीक है। और बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें मिली इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के फॉर्म में बताया जाता है। बट सुपर कंप्यूटर्स जो होता है बहुत हाई लेवल कंप्यूटर्स होता है। डेटा जो होता है वो अगर आप लोग देते हैं इसको या कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसके विद इन सेकेंड्स में आपके काम हो जाते हैं और लैग नहीं करता है। स्पीड जो होती है उसकी कम नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड की होती है। और सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत महंगे भी होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और ये स्मॉल कंपनीज़ जो होती है अफोर्ड भी नहीं कर पाती है। बड़ी कंपनीज़, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ही सुपर कंप्यूटर्स जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है जहाँ पे मौसम की जानकारी निकालनी हो या फिर ऑयल या गैस एक्सप्लोरेशन करना हो, कुछ क्वांटम फिज़िक्स के बारे में बात करनी हो, क्लाइमेट पे, मौसम पे रिसर्च करना हो, फिज़िकल सिमुलेशंस करना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कार डिज़ाइन, मान लीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ आपको कि अगर हम लोग कार का डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो कार फिज़िकली आप कार बड़ी सी नहीं बना सकते, उससे पहले आप मॉडल बनाते हो। तो मॉडल मेकिंग, फिर मॉडल में ही आप डिसाइड करते हो कि अगर हम इतना लोड लगाते हैं कार में तो कार पे क्या असर पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये सब सिमुलेशन में आता है, जिसमें आपने कार को बिना डिज़ाइन किए ही कार के सारे पार्ट्स को डिज़ाइन कर दिया
और उसको आपने कंप्यूटर के माध्यम से चेक कर लिया कि कितना लोड ले सकता है, ये किस तरह का इसका परफॉर्मेंस होने वाला है। तो ये सब जो तरीके होते हैं जिसमें आप लोगों ने फिज़िकली किसी कार को नहीं बनाया या फिर किसी मॉडल को नहीं बनाया, आपने उसका एक प्रोटोटाइप बनाया है। और प्रोटोटाइप जो है वो कंप्यूटर में बनाया जाता है, जिसके माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हैं कि कार का परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपका आएगा सिमुलेशन में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों करने के लिए भी आपको ज़रूरत होती है कि आपके पास एक सुपर कंप्यूटर हो। इसके बाद परम सिद्धि AI जो है ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि AI फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया में, जो कि CDAC के द्वारा बनाया गया है। पुणे की कंपनी है CDAC, इसके द्वारा बनाया गया है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो है 4619 टेराफ्लॉप की स्पीड है इसकी। नेक्स्ट जो है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो किस तरह से कंप्यूटर जो है इसका डेवलपमेंट हुआ, इसको हम लोग जनरेशन वाइज इसकी पीढ़ियों से डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है, 5 जनरेशन्स में कंप्यूटर को बांटा गया है। डिटेल्स देखेंगे हम लोग, उसके बाद समझते हैं। सबसे पहला जनरेशन आता है 1940 से लेकर 1956 के बीच का, 1940 से 1956 का 16 साल का डिफरेंस है। इस टाइम पे जो हार्डवेयर यूज़ हुआ करता था, दो चीज़ें होती है। एक होता है आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर की जो बॉडी है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो बॉडी है, वेट, ठीक है, इस तरह का कंप्यूटर है, डब्बे जैसा, और यहाँ पे कुछ कीबोर्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर का हिस्सा होता है ये आपका हार्डवेयर कहलाता है। और इसके अंदर जो जिस तरह से ये काम कर रहा होता है या फिर आप जो इनपुट दे रहे होते हो, ये जो यूज़ होता है ये आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो लैंग्वेज है या जो भाषा समझ रहा है आपका कंप्यूटर, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर का हिस्सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो फ़र्क है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की यदि बात की जाए तो इसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ करता था वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ करते थे या फिर मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो कुछ वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे या फिर मैग्नेटिक ड्रम की तरह इसकी मेमोरी हुआ करती थी। सॉफ्टवेयर जो था वो मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, नया नया मशीन लैंग्वेज जो था वो फॉर्म होना शुरू हुआ था। ठीक है, बड़ी साइज़ का होता था, काफ़ी एक्सपेंसिव होता था और बहुत कम ही काम में आता था, क्योंकि उस वक्त के लोग जो थे उतना कंप्यूटर के माध्यम से काम करना नया सीख रहे थे अभी। इसके साथ ही अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इनियाक नाम का है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ज़्यादातर देख सकते हैं हम लोग कैलकुलेटर के फॉर्म में आता था। ज़्यादा बड़े डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते थे। इसके साथ ही आता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या फिर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको ना भी याद रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जितने पाँचों जनरेशन के बारे में। दूसरा है हमारा सेकंड जनरेशन, ये 1956 से 1963 के बीच में था। इस टाइम पे ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था, साथ ही मैग्नेटिक कोर बनाया जाता था, मैग्नेटिक टेप या फिर जो डिस्क आती थी, डिस्क जैसा। तो यहाँ पे थोड़ा विकास जो था वो थोड़ा बढ़ने लगा था अभी कंप्यूटर का। इसके साथ ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे कि फोर्ट्रैन, कोबोल, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी इसमें भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। स्मॉल साइज़ का होता था, अभी साइज़ जो थी वो थोड़ी छोटी हुई, स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाई गई और स्पीड को थोड़ा बढ़ाया गया। ठीक है, इसका एग्जांपल है IBM कंपनी है, आज भी कंप्यूटर्स बनाती है। और IBM का 1620 नंबर का एडिशन का जो कंप्यूटर आया था वो कुछ इस टाइप का हुआ करता था, सेकेंड जनरेशन हुआ करता था। IBM के और भी कंप्यूटर्स आए, इसके बाद यूनिवैक 1108, ये सभी जो है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे सेकेंड जनरेशन के। नेक्स्ट आता है थर्ड जनरेशन, 1964 से 1971 तक का था। इस टाइम पे IC का यूज़ होने लग गया था। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, IC कहा जाता है इसको। इसका यूज़ होना शुरू हो गया था थर्ड जनरेशन में। इसके साथ ही कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो थे, हाई लेवल लैंग्वेज जो था, जैसे कि बेसिक लैंग्वेज होता है, बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसका यूज़ होना जो था वो शुरू हो गया था। मतलब उस टाइम की हाई लेवल लैंग्वेज है। अभी करेंटली बात की जाए तो बहुत अच्छी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका है। इसके बाद आता है कुछ ज़्यादा, मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में तो काफ़ी छोटी साइज़ हो गई थी इसकी।
इसके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग, ये सब कार्य भी करना इसने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन, 1971 से शुरू हुआ। इसमें आईसी यूज़ होने लग गया, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लग गया, साथ ही मेमोरी ऑफ सेमीकंडक्टर एट वेरी लार्ज स्केल यूज़ होने लग गया। इसके साथ ही यहाँ पे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो था वो फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हो गया था। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का मतलब ये होता है कि ग्राफिक्स जो था वो काफ़ी अच्छा हो गया था। जैसे कि अगर आप लोग गेम खेल रहे हैं तो गेम में आप देखते हैं कि स्क्रीन जो है वो पहले कैसी हुआ करती थी 1970s के आसपास, और अभी जो है काफ़ी मॉडर्न हो गया है। हमें जो स्क्रीन दिखती है जब भी हम लोग गेम खेलते हैं या फिर कुछ भी मूवीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स दिखता है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट जो है हर लेवल पे देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो था उसमें भी डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा फास्ट स्पीड हो गई और चीप हो गया, सस्ता हो गया, स्पीड भी तेज़ हो गई। माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है फिफ्थ जनरेशन, जिसमें मल्टीमीडिया, अभी इंटरनेट भी आ गया था, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे जो सीडी प्लेयर वगैरह होते थे वो भी यूज़ होना, इंस्टॉल होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो अभी लैपटॉप जो था वो ड्राइव, सीडी ड्राइव के साथ आता था। इसके साथ ही इंटरनेट और मल्टीमीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर या फिर हाई लेवल लैंग्वेज सी या C++, जावा, .NET, ये सभी जो थे स्टार्ट हो गए थे फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, काफ़ी कॉम्पैक्ट होने लग गया, अभी लैपटॉप्स बनने लग गए थे तो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया, छोटा हो गया साइज़ में, और बहुत हाई स्पीड हो गई, एप्लीकेशन जो थे वो बढ़ गए, अच्छा साउंड हो गया, विजुअल्स यानी कि ग्राफिक्स जो थे वो भी अच्छे हो गए, और दिखाई भी यानी टेक्स्ट जो था वो भी अच्छा दिखना स्टार्ट हो गया। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं नोटबुक हो गया, पाम टॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी जो है एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके फिफ्थ जनरेशन के। करेंटली जो है वो हमारा सिक्स्थ जनरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे सिक्स्थ जनरेशन जो है अभी करेंटली हमारा चल रहा है, और अभी जो कंप्यूटर, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं वो सिक्स्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम लोग मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा आता है उसकी मेमोरी, तीसरा आता है इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट जो हम लोग देते हैं, जो डेटा हम लोग देते हैं या ऑर्डर जो है वो देते हैं माउस के माध्यम से या फिर कीबोर्ड के माध्यम से, तो वो कहलाता है आपका इनपुट, और जो कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीन पे अगर कोई डेटा लिख के आ रहा है या फिर प्रिंटर के माध्यम से हम लोग कुछ प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो वो सब आपका आउटपुट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग CPU कहते हैं। ठीक है, तो CPU जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें कंप्यूटर जो है वो अपना सारा प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन जो है उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो जितना भी अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है ये सभी CPU के माध्यम से होता है। तो समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है, हमारा मेन यूनिट, जिससे हम लोग सोचने समझने की शक्ति, हर बॉडी के हर पार्ट को कार्य करने की जो क्षमता होती है, नर्वस सिस्टम होता है, ये सभी किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हमारे ब्रेन के द्वारा। तो उसी तरह से कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको हम लोग CPU कहते हैं। ठीक है, तो इसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है हमारा ALU, जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में वो सभी चीज़ें होती है जो हम लोग बॉडी, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है। दूसरा आता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें हम लोग कुछ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाए जाते हैं, कैलकुलेशन वगैरह होती है, ये ALU के माध्यम से होती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारी, ये है मेमोरी यूनिट, जिसमें हम लोग कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है, स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, ये सभी इसके मेमोरी यूनिट में आता है। ठीक है, 2 तरह की मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी में हम लोग, ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के पास होती है, अपनी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी उसको कहते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग बाहर से लगाते हैं। ठीक है, जैसे हार्ड ड्राइव लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, या फिर
कोई चिप लगाते हैं, तो ये सभी क्या है, हम लोग एक्स्ट्रा उसकी मेमोरी को बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है इसको। ठीक है, मेमोरी जो है उसको नापने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है ये होता है हमारा बाइट, फिर किलो बाइट आता है जो कि एक KB होता है, जिसमें 1024 बाइट्स होते हैं। याद रखिएगा, डेटा पूछा जाता है, 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलो बाइट में। फिर आता है मेगाबाइट, 1 MB जिसको कहते हैं। जब भी आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल से, अगर स्मार्टफोन से आप लोग फ़ोटो लेते हैं तो उसमें 1 MB की फ़ोटो, 2 MB की फ़ोटो, GB की फ़ोटो, इस तरह का यहाँ पे कुछ डेटा लिखा रहता है, तो वो क्या होता है, बाइट या किलो बाइट में होता है। ठीक है, या मेगाबाइट में होता है। तो मेगाबाइट में 1 MB हो जाएगा तो 1024 KB होता है। फिर गीगाबाइट आता है, 1 GB जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें 1024 MB होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 के फॉर्म में नहीं चल रहा है, 1024 के फॉर्म में चल रहा है। फिर टेराबाइट आता है, 1 TB कहा जाता है, बहुत हाई स्टोरेज 1 TB होता है, और इसमें 1024 GB होता है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के अपने मदरबोर्ड में होती है, मदरबोर्ड या फिर चिप के फॉर्म में होती है, इंटरनल होती है। और इंटरनल मेमोरी जो होती है उसको हम लोग रैम, अभी आपका स्मार्टफोन है उसमें भी रैम होता है, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। फिर एक रोम होता है जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो रैम और रोम के फॉर्म में हमारी इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर जो है वो अपना स्टोर करता है डाटा या फिर मशीन कोड वगैरह। ठीक है, रैम की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा आइटम्स जो होते हैं उसको रीड करता है, और लिखता भी है। इस तरह से चीज़ें जो है वो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे कि इसकी जो मेमोरी होती है ये वॉलेटाइल होती है, मतलब अगर आपने इसमें कुछ स्टोर किया, आप चाहते हैं डिलीट करना, तो वो डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, और बाद में कंप्यूटर की मेमोरी से आप लोग इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है इसको। इसके बाद आता है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते, नॉन वॉलेटाइल होती है। एक बार जो भी स्टोर कर दिया आपने कंप्यूटर में वो कभी भी डिलीट नहीं होता, इसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी की बात की जाए तो हम लोग हार्ड डिस्क लगाते हैं, फ्लॉपी डिस्क पहले लगाई जाती थी, अभी नहीं होती है। CD लगाया जाता है, CD भी अभी यूज़ नहीं होती है, DVD यूज़ नहीं होती है अभी। CD और DVD हुआ करती थी, बहुत कम यूज़ होती है अभी भी, लेकिन कम यूज़ होती है। ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, पेन ड्राइव यूज़ होता है। ठीक है, पेन ड्राइव का अक्सर यूज़ किया जाता है, और भी चिप के फॉर्म में यूज़ होता है, वो जो माइक्रो SD कार्ड होता है उसको यूज़ किया जाता है। इस तरह की चीज़ें जो होती है इसको हार्ड मतलब एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन किया गया हार्ड डिस्क क्या होती है, DVD CD क्या होती है, DVD कितने प्रकार की होती है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनपुट यूनिट। ठीक है, तो वो सभी डिवाइस जो डेटा एंट्री के काम आता है या फिर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है, उसको इनपुट यूनिट कहा जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग अपना डेटा जहाँ फीड करते हैं या फिर हम लोग कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं कि आपको ये, मतलब कंप्यूटर को ये काम करना है, तो ये हम लोग करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, स्कैनर, या फिर पेन यूज़ किया जाता है। अभी टैबलेट्स के साथ तो पेन भी यूज़ हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों के साथ हम लोग इनपुट करते हैं। आउटपुट जो है वो डिवाइस होता है जिससे कंप्यूटर जो है वो दूसरे डिवाइस को या फिर जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसको अपने डेटा को सेंड करता है। ठीक है, तो ये ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, जिसको हम लोग प्रिंटर के माध्यम से देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने क्या काम किया, हमारे द्वारा कहा गया। स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से देख सकते हैं, मॉनिटर पे देख सकते हैं, साथ ही LCD LED पे, स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये आउटपुट यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम चाहिए रहता है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, उसको हम लोग सिस्टम का सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग यूनिट सिस्टम होता है ना, तो OS हम लोग कहते हैं, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये क्या है, ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है, टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है। लिनक्स होता है एक, मैक OS होता है,
और भी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, अभी नए डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं इस क्षेत्र में, ये सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाएंगे। सिस्टम का ऑपरेट करने का माध्यम होता है, ठीक है। ये इंटरनल ऑपरेशंस को स्टोर करते हैं कंप्यूटर का। जैसे कि आपने देखा होगा कि विंडोज़ का कंप्यूटर जो होता है वो किस तरह से ओपन होता है, इसके साथ ही मैकबुक आपने देखा होगा। तो जो फ़र्क होता है सिस्टम के अंदर, जो फ़र्क है वो आप लोग समझ सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अपने हिसाब से यूज़र जो है वो अपने हिसाब से एप्लीकेशन सेलेक्ट करता है और उसका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करता है, ठीक है। जैसे हम लोग प्ले स्टोर में जाके अपने पसंद का जो भी ऐप होता है उसको इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं और इसको हम लोग अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर्स में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर्स जैसे होता है, वर्ड में एक्सेल आता है, पेंट आता है, ये सभी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। वेब ब्राउज़र्स आते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्रोम हो गया, मोज़ेला हो गया, ये सभी हमारे वेब ब्राउज़र्स होंगे। स्प्रेडशीट होता है, एक्सेल चार्ट होता है, या फिर वर्ड होता है हमारा। इसके बाद आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो कंप्यूटर जो भाषा समझती है या फिर जो हम लोग उसको कोडिंग के माध्यम से बताते हैं कि ये कार्य हम लोगों को करवाना है, हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, इस सभी को हम लोग कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। पहले जो यूज़ किया जाता था उसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहा करते थे, जो कि 1 और 0 के फॉर्म में हुआ करता था, ठीक है। तो 1 0 0 1 ऐसे करके डिजिट्स के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। अभी काफ़ी हाई लैंग्वेजेस आ गई हैं, जैसे कि कोबोल आ गया है, लोगो आ गया है, बेसिक है, अल्गोल है, सी है, C++ है, जावा है, साथ ही और भी पाइथन वगैरह, ये सभी क्या हैं, अभी एडवांस लैंग्वेजेस आ गई हैं। फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए, साथ ही शेयरिंग पर्पस के लिए, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने के लिए हम लोग नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। कितने प्रकार का नेटवर्क होता है, तो एक लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और एक होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जब भी आप लोग अपने लैपटॉप को सिस्टम को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है, ठीक है। लिखा हुआ आता है कि लैन से कनेक्ट करना चाहते हैं, वैन से कनेक्ट करना चाहते हैं, किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो कोई भी जो लोकल एरिया का नेटवर्क होता है, किसी लिमिटेड एरिया तक या फिर किसी घर, स्कूल, लाइब्रेरी, इन जगहों पे जो नेटवर्क होता है वाईफाई के माध्यम से हमको जो मिलता है वो होता है लोकल एरिया का नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो थोड़े बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा डिस्टेंस तक हम लोगों को उसका नेटवर्क जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवेज़ का अपना एक वाईफाई सिस्टम होता है, तो वो थोड़ा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। आपने सुना होगा www। कोई भी जो एड्रेस होता है, ईमेल वगैरह किया जाता है जहाँ पे, तो उसमें पहले लिखा रहता है www, ठीक है। या फिर आप लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें भी ऐसा लिखा रहता है। तो www जो होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे वेब का अर्थ होता है इंटरनेट से, ठीक है। तो वेब का अर्थ है इंटरनेट से। इसके साथ जो लोकेशन होती है, मतलब कौन सा फाइल जो है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, ये भी www के फॉर्म में हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग हाइपरटेक्स्ट लिंक कहा जाता है, ठीक है। इस लिंक के माध्यम से हम लोग कोई भी वेबसाइट का पेज जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से, HTTP के माध्यम से हम लोग कोई भी फाइल जो है उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ये एक सिस्टम है, इंटरनेट सर्वर का सिस्टम है, जो कि सपोर्ट करता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से बनाया जाए, ठीक है। इसके साथ ही HTML फाइल्स भी होती हैं, जो कि हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज पे बेस्ड होती है। इसके साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई ग्राफिक, ऑडियो, विजुअल फाइल्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं HTML लैंग्वेज पे हम लोग लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल। ईमेल जो है वो इन्वेंट किया गया था रे टॉमिल्सन के द्वारा।
ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हैं कंप्यूटर या स्मार्टफोन वगैरह के माध्यम से। इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें इंटरनेट का यूज़ होता है, जिसमें एक आपके पास एक ईमेल एड्रेस होता है अपना, और आप किसी और दूसरे व्यक्ति को जिसको भेजना चाहते हैं उसका एक अपना ईमेल एड्रेस होता है, उस माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग स्मार्टफोन में नॉर्मल मैसेजिंग करते हैं, वही अगर कंप्यूटर की भाषा में बोला जाए तो कंप्यूटर का जो मैसेजिंग करने का तरीका होता है या इंटरनेट पे जो मैसेजिंग करने का तरीका होता है वो आप लोग ईमेल के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल के माध्यम से जो भी मैसेज भेजे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं ये सभी। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा, तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। उसके बाद है 1837 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो है, इन्हीं को कंप्यूटर का जनक या फिर पिता कहा जाता है, और इनके द्वारा जो बनाया गया था उसको कंप्यूटर, उसको द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी गई थी। कंप्यूटर का जनक मैंने आपको बता दिया, चार्ल्स बैबेज को जो कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय ये बना था लकड़ी का। ठीक है, तो सबसे पहले जो माउस बनाया गया था उस समय ये लकड़ी का डब्बा हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है सीपीयू में। ठीक है, तो माउस को 2 बार क्लिक किया जाता है तब कोई फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। एक बार क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से फाइल जो है वो आपकी ओपन हो जाती है सीपीयू से। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, तो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट पे लगाया जाता है। कीबोर्ड का जो केबल होता है उसको कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है, और इस माध्यम से जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कीबोर्ड पे आप लिखते हो और वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सिस्टम जो है वो निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी, इसको याद कर लीजिए, 2013 का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, इंटरनेट कार्य करता है केवल सर्किट स्विचिंग पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर, दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंटरनेट जो है वो पैकेट स्विचिंग पे कार्य करता है। अगर हम लोग टेलीफोन की बात करते हैं तो टेलीफोन जो है, जो कि ध्वनि संदेशों का प्रसारण करता है, ये सर्किट स्विचिंग पे कार्य करता है। ठीक है, जबकि इंटरनेट जो है वो पैकेट स्विचिंग पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का जो पहला रेलवे स्टेशन है ये कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये पहला गूगल का मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करेगा, मतलब किया था इसने, 2015 की न्यूज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाईफाई, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, लाईफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी है, जिसका नाम हिंदी में प्रकाश तद्रूपता है। ठीक है, तो लाइट फिडेलिटी। दूसरा है, भारत में लाईफाई का सफल परीक्षण जो है ये 29 जनवरी 2018 को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने किया था। थर्ड स्टेटमेंट है, लाईफाई द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसका जो क्रियान्वयन है वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो भारत में लाईफाई का सफल परीक्षण है ये 2018 नहीं 2011 में ही किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाता है, इसके साथ ही ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्ट करूँगी, 2011 में ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अगर इंडिया की बात की जाए तो इस डेट जो है वो करेक्ट है, 29 जनवरी 2018 में हुआ था। पर यहाँ पे जो मंत्रालय है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा नहीं हुआ था, ये मीटी के द्वारा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, मीटी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे मंत्रालय गलत दिया हुआ है, बाकी ये डेट सही है। नेक्स्ट है, इसका जो क्रियान्वयन है ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो क्रियान्वयन है ये एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, जिसको लाइट एमिटिंग डायोड कहा जाता है, इसके द्वारा इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, फिजिकल
और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर जो है वो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में पाई जाती है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, 2013 में पूछा गया है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में डेटा लिंक लेयर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे OSI मॉडल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का जो मॉडल होता है, इसके अनुसार 7 परतें होती हैं, 7 लेयर, जिसमें से यहाँ पे फिजिकल और नेटवर्क के बीच में डेटा लिंक लेयर जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है तलाश क्या है? तो तलाश जो है ये एक इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल है तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR है, देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित किया गया है। ठीक है, तो ये एक मल्टीमीडिया पोर्टल है, देवनागरी लिपि में है, और इसके साथ ही एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन प्रणाली है। नेक्स्ट है साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की जो चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसका नाम है नयन। ठीक है, नयन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है परम, और परम सीरीज़ के आगे भी कंप्यूटर्स जो हैं वो बनाए गए थे। CDAC के माध्यम से इस कंप्यूटर को बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सबसे पहला है Y2K, ये एक कंप्यूटर है, गठिया यूरिक एसिड के द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण नापने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है वो डेसिबल होती है। नेक्स्ट है परम 10,000, ये पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल है। ठीक है, तो परम जो है ये एक कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर जो है इंडिया में बनाया गया था, उसका नाम परम था। ठीक है, और यहाँ पे Y2K जो है ये एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, तो इसका संबंध जो है वो कंप्यूटर से है। यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर है हमारा, मतलब क्या सम्मिलित नहीं है, तो लास्ट का D ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। परम जो है वो एक कंप्यूटर है, इंडिया द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो यहाँ पे अनुपम जो है, ये क्वेश्चन है हमारा, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है उसकी कितनी स्पीड है? तो फास्टेस्ट कंप्यूटर 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकंड जो है इसकी स्पीड है। ठीक है, याद कर लीजिए इसको, 10⁻12। ठीक है, कैलकुलेशंस पर सेकंड जो होती है यहाँ पे 10⁻12 है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 टेराफ्लॉप। ठीक है, तो 1 टेराफ्लॉप्स जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। 2023 की बात अगर की जाए तो विश्व का जो सबसे अधिकतम सबसे तेज़ जो कंप्यूटर है वो USA का है, फ्रंटियर नाम का कंप्यूटर है। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रंटियर नाम का कंप्यूटर है, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तो जब ये पूछा गया था उस समय हुआ करता था आपका दूसरा ऑप्शन। अभी करेंटली आपको याद रखना है फ्रंटियर, जो कि USA का सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, अब हाल तो नहीं रह गया, ये 2015 की खबर है। तो यहाँ पे आपको बस इतना बताना है कि मैजिक क्यूब जो है वो कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? तो ये चाइना का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, मैजिक क्यूब नाम का है। नेक्स्ट है Y2K। इसका संबंध किससे है? ये एक समस्या है जिसका संबंध किससे है? तो पहला है कंप्यूटर के वायरस को नियंत्रित करने हेतु किसी समाधान पाने का। नेक्स्ट है विश्व भर के कार्यरत कंप्यूटर्स में एक रूपता लाने हेतु प्रयत्न को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा 21वीं सदी के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ Y2K क्या चीज़ होती है। तो ये अगर हम लोग 2000 लिखते हैं तो यहाँ पे इसको ईयर 2K यानी कि 2000 कहा जाएगा। ठीक है, अगर करेंटली बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2024 की बात की जाए तो इसको 2K24 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2K नोट कर रहा है 2000 को, उसके बाद 24। तो यहाँ पे 2000 ईयर लिखने की एक समस्या देखी गई, क्योंकि 90s का टाइम था, तो 1991 92 इस तरह की चीज़ें चल रही थी। अब अचानक से जब 2000 लिखना था तो कंप्यूटर के लिए इसको एक समस्या की तरह देखा गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होगा? तो अभी 2000 का प्रश्न है और उस टाइम पे इसका करेक्ट आंसर था क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट है, निम्न में लेज़र में से कौन सा लेज़र प्रिंटर में यूज़ किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर लेज़र जो है इसको यूज़ किया जाता है एज अ लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट है, डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये किस चीज़ का प्रकार है? तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, जिसमें आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सभी क्या हैं? ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको समघात मुद्रक यंत्रों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक जो है ये किसकी अनुमति देती है? तो ये उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण की अनुमति देती है, जिससे हम लोग सेंड कर सकते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में हम लोग ब्लूटूथ ऑन करके कुछ भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं या फिर कोई इमेज या डॉक्यूमेंट सेंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ठीक है, तो कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक शब्द नहीं है? पहला है साइबर स्पेस, ये है, अपलोड भी है, मॉडर्न भी है, प्रकाशीय भंडारण जो है ये शब्द नहीं यूज़ किया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे प्रकाशीय भंडारण का जो इंग्लिश हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्टिकल स्टोरेज, और ये आईटी का शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का एक शब्द नहीं है? तो लॉगिन है, मॉडम भी है, पासवर्ड भी है, पिनाका नहीं है। पिनाका नाम का एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर था, तो ये शब्द जो है ये आईटी सेक्टर में यूज़ नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी का भाग है? तो हमें बताना है कौन सा भाग है। तो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, लॉगिन यूज़ किया जाता है, आर्ची यूज़ किया जाता है जिसको आर्चीव कहते हैं, और इसके साथ ही उपयुक्त सभी जो है ये यूज़ किए जाते हैं आईटी सेक्टर में वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है? तो इसको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब जो नियमों का संघ होता है, सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल नाम से कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस शब्द आपने सुना होगा, तो क्या ये एक फफूद होता है या बैक्टीरिया होता है, IC 7344 होता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मालवेयर का नाम सुना होगा, स्पाईवेयर का नाम सुना होगा आपने, या फिर एडवेयर का नाम सुना होगा, ये सब भी एक कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बग या बिट? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बग। बग जो है ये एरर्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृतियों का जो मापन है वो किसमें किया जाता है? तो ये बिट्स के द्वारा किया जाता है। बिट्स, बिट, बाइट, ठीक है, इन सब में यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति मापने का ये सूचक है, इकाई के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के शब्द की लंबाई नापी जाती है, तो बिट्स से नापी जाती है, बिट्स से नापी जाती है शब्द की लंबाई। नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो 8 बिट का मतलब होता है एक बाइट। उसके बाद एक बाइट के बाद आता है किलो बाइट यानी कि KB, तो एक KB में होते हैं 1024 बाइट्स। ठीक है, उसके साथ ही बाइट्स यहाँ पे होगा। उसके साथ ही अगर एक मेगाबाइट की बात की जाए, एक मेगाबाइट जो है इसमें 1024 किलो बाइट्स होते हैं, किलो बाइट्स। ठीक है, तो 1024 में चलता है इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक गीगाबाइट फिर टेराबाइट आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, इसके साथ ही एक किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। बिट निम्न में से किसका सबसे छोटा रूप है? मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट या फिर बाइनरी नंबर? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है बिट। ये तो या तो ये 0 होगा या तो ये 1 होगा।
ठीक है, इसी रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स कहा जाता है। 2013 का पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। इसमें आता है 3321, इसके साथ ही 2421, 5211, ये सभी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड हैं क्योंकि इनके जो वजन है इनका योग 9 है। ठीक है, तो सभी के वजन का कोड जो है वो योग जो है वो 9 है और इसी को सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। तो यहाँ पे 1999 का प्रश्न है, इसलिए काफ़ी पुराना प्रश्न है और उस टाइम पे इतना नया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं होता। तो उस टाइम पे मात्रा का भंडारण यानी कि स्टोरेज के लिए, मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप या फिर डिस्क। ठीक है, उस टाइम पे पेन ड्राइव वगैरह या फिर मेमोरी चिप्स वगैरह नहीं आई थी। नेक्स्ट है, इंडेक्स होल जो है वो किससे संबंधित है? तो ये एक फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। पहले फ्लॉपी आया करती थी, फ्लॉपी डिस्क, उसी से संबंधित है इंडेक्स होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRQ6 समानतः किसको दिया जाता है? तो एक फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2015 का पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है, IRQ का फुल फॉर्म है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जिसका उपयोग जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नियंत्रित करता है कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो CPU है। CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किसका प्रकार है? तो ये किसी फाइल का प्रकार है। कौन सी फाइल है? ये फाइल हम लोग कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, वीडियो है या MP3 है। ये हम लोग फाइल के लिए इसको कहा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, पार्ट है? ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, IC जो है, IC सर्किट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर्स का जो लघु रूपकरण संभव हो सका है, इस किसके प्रयोग से हुआ है? तो ये IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से जो लैपटॉप्स हैं, ठीक है, यानी कि छोटे कंप्यूटर जो थे पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, इनको कॉम्पैक्ट करने का, छोटा साइज़ का बनाने का जो काम है वो इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से पूरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर्स में लगाई जाती है IC चिप, ये किससे बनाई जाती है, किस एलिमेंट से बनाई जाती है? तो ये सिलिकॉन से बनाई जाती है। ठीक है, सिलिकॉन से बनाई जाती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है और इसी से हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो है उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में यूज़ किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन। IC के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ट्रांजिस्टर्स की जितनी संख्या होती है उसी आधार पे हम लोग IC को कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है या फिर काफ़ी बड़े लेवल पे होता है या फिर उससे बड़े लेवल पे या फिर सबसे बड़े लेवल पे इंटीग्रेशन होता है। इस तरह से इसकी संख्या के आधार पे, ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पे इसको विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है? था इसलिए बोला है मैंने क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और इस टाइम पे टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से
जो इसका आंसर है अभी वो अपडेटेड हो गया है। तो मॉडेम पहले यूज़ किया जाता था, अब मॉडेम जैसी कोई चीज़ यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर के साथ साथ थोड़ा एडवांसमेंट की भी ज़रूरत है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो क्वेश्चंस बहुत पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, तो उनको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको उसकी जगह पे नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको रोम कहते हैं, ठीक है। ROM, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है इसको। अभी हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है, इसलिए आप लोग हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा। रोम जो है उसको याद रखिए। इसके साथ ही आता है रैम। क्या होता है? तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। हिंदी में भी इसको ऐसे ही कहा जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है रैम। ये ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। अस्थायी स्मृति कहा जाता है इसको। ये डिलीट भी हो सकती है। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः ही ख़त्म हो जाता है? तो रैम का डाटा जो है वो स्वतः ही ख़त्म हो जाता है अगर कंप्यूटर का पावर ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज़ मेमोरी जो है ये कैश मेमोरी कहा जाता है इसको। स्पेलिंग देख सकते हैं इसको, कैचे भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सबकी अपनी तरीका है बोलने का, जो आपका मन करे आप इसको बोल सकते हैं। ये सबसे तेज़ मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी के संदर्भ में हमें बताना है, पहला, यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसे डिवाइसों में सूचना ग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है इसका। यह विस्तृत ताप परास -40 से +85 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के इसमें जो लेवल ऑफ टेम्परेचर होता है वो होता है, जैसे कि अगर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग यूज़ करते हैं किसी डिवाइस को तो उसमें क्या होता है कि हीट अप होने के चांस होते हैं। परंतु ये जो डिवाइस है ये कुछ इस तरह से है कि बहुत हाई टेम्परेचर को भी बैलेंस कर लेता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है, ठीक है। तो ये सस्ता तो नहीं होता है, महंगा होता है। जो हमारा फ्लैश मेमोरी है महंगा होता है, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मतलब हमें जो गलत स्टेटमेंट बतानी थी तो यही है हमारी, ऑप्शन नंबर सी हमारी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर यह कम शक्ति का उपभोग करता है, ठीक है, कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कंजप्शन जो है वो इसका होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा फ्लैश मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये 2002 का पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्ट्रैन, जिसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी कहा जाता है, फोर्ट्रैन। बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? तो ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषा में और भी भाषा आती है, जैसे कि सी आती है, फोर्ट्रैन आता है, पास्कल आता है, बेसिक आता है। ये सभी पोजिशनल प्रोग्रामिंग भाषाएं थी। इसके बाद अगर हम लोग देखें C++ जो थोड़ी एडवांस भाषा थी, फिर जावा, पाइथन जो अभी करेंटली यूज़ किया जाता है, पर्ल हुआ, या फिर PHP आदि क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भाषाएं जो थी वो बेसिक हुआ करता था, पास्कल हुआ करता था, फोर्ट्रैन यानी कि पुरानी जो भाषाएं यूज़ की जाती थी पहले की भाषाएं वो प्रोसीजरल होती थी, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं यूज़ की जाती हैं। असेंबल का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। याद रखिएगा, असेंबलर का काम है असेंबली भाषा को, जो यंत्र भाषा होती है, किसी डिवाइस की जो भाषा होती है उसके में परिवर्तित करना, ठीक है, ये काम होता है असेंबलर का। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में जिसे प्रयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है वह क्या होता है? तो ये होता है फिंगर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिंगर प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। नेक्स्ट है, बिब्लियोमेट्री क्या है? तो बिब्लियोमेट्री एक सूचना प्रबंधन उपकरण है। सूचना प्रबंधन उपकरण को बिब्लियोमेट्री कहा जाता है।
किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो एक काम से अधिक कई काम एक साथ संभालने की जो तकनीक है इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की डिजिटल फाइलें जो हैं ईमेल से संबद्ध हो सकती हैं? तो संगीत हो सकती है, किसी ईमेल के द्वारा आप MP3 भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं और साथ ही फ़ोटो भेज सकते हैं। तो JPG फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट, ये सभी चीज़ें जो होती है ये भेजी जा सकती है ईमेल के माध्यम से। तो उपरोक्त सभी चीज़ें भेजी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिम का पूरा स्वरूप क्या है? तो सिम, अक्सर हम लोग सिम कार्ड यूज़ करते हैं, पर सिम का कुछ फुल फॉर्म भी तो होता होगा। तो ये होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है, ICT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ICT। नेक्स्ट है, ATM से क्या तात्पर्य है? तो ATM होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? तो माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है इसको स्काई ड्राइव कहा जाता है। और ड्राइव पे आप लोग कुछ भी चीज़ जो है वो स्टोर कर लेते हैं। जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं कि फ़ोटोज़ जो है हमारी या मेमोरी जो है हमारी ये बैकअप पे है। तो बैकअप जो होता है वो आप लोग ड्राइव पे सेव करते हैं वो सारे डेटा, इसीलिए वो बैकअप में होता है। और कभी भी आप लोगों का फ़ोन अगर खो जाता है या कभी आप लोगों का फ़ोन जो होता है रीसेट होता है तो बैकअप के माध्यम से वो सारी चीज़ें जो आपकी पुरानी चीज़ें थी वो भी वापस हो जाती है, क्योंकि वो कहीं क्लाउड पे या ड्राइव पे स्टोर होके रखी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्काई ड्राइव जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एक सेवा है। देन आता है UPS। UPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर कभी लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर जो है वो तुरंत से अचानक से बंद ना हो जाए। तो हो सकता है हमारा डेटा जो है जो सेव नहीं हुआ है, जो कि रैम में सेव हो रखा है, तो अगर लाइट चली जाएगी तो रैम जो है वो तो हमारा डिलीट हो जाएगा और हमारा जो काम का प्रोग्रेस है वो सभी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के लिए एक UPS रखा जाता है कि आपको कुछ समय तक का आपका कंप्यूटर का बैकअप बना रहेगा। तो कंप्यूटर का इन्वर्टर का काम करता है UPS, और इसी को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? 2013 की परियोजना है विद्या वाहिनी परियोजना। ये कंप्यूटर शिक्षा पे को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इतने प्रश्न आपको पता होने चाहिए अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न हैं जो आप लोग टेस्ट सीरीज़ से पा सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न तो घटना चक्र से मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी और जो नए टाइप के प्रश्न होते हैं ये आप लोग देख सकते हैं, किसी भी बुक के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में जितना भी हमें नॉलेज चाहिए थी वो सभी हमने जान लिया है। कुछ प्रश्न हैं जो जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी। पहला प्रश्न है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, ठीक है, कितने बाइट होते हैं ये आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है IC का इस्तेमाल सबसे पहले कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किया गया था। तीसरा प्रश्न आपको बताना है, तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन, कि दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। इसके साथ ही इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे इंस्टॉल्ड है इंडिया का, ठीक है। ये आपको वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर बताना है और साथ ही उसका नाम बताना है, कौन सा सुपर कंप्यूटर है, कहाँ पे लगा हुआ है, और इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, नाम क्या है उसका और कहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे और उस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।